Hello everyone, welcome back to the second series of atomic physics जो कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा एंड एक्सरे की सेकंड सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज हम एटॉमिक फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन इन द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड करेक्शन ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बोर थ्योरी से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में 8-10 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बोर की थ्योरी में हम ये एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियर रेस्ट में होता है, यानी न्यूक्लियर स्टेशनरी होता है। इसका रीज़न ये दिया जाता है कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बोर्स ने न्यूक्लियस को फिक्स्ड मान लिया और इलेक्ट्रॉन को उसके अराउंड रिवॉल्व करा के कंसीडर किया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1836 टाइम्स बिग होता है, 1836 टाइम्स गुना होता है। यानी प्रोटॉन का मास बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस भी थोड़ा मूव करेगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने एक्सप्लेन किया। अब इसका अगर थ्योरी में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इन बोर्स थ्योरी न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट बिकॉज इट्स मास इज टेकन एज टू लार्ज एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको समझाया कि बोर्स थ्योरी ये हमें एज्यूम करता है कि न्यूक्लियर रेस्ट में होता है, यानी न्यूक्लियस की स्टेशनरी होता है। इसका रीज़न ये दिया जाता है कि न्यूक्लियर का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इन रिलेशन इट इज़ not the case. For example, in case of hydrogen atoms, mass of nucleus one proton is only about 1836 times of that electrons. On account of its finite mass of the nucleus will also revolve, that is, both nucleus and electron revolve a common center of mass C. ठीक है, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यानी कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो रेस्ट से बिग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न ये दिया जाता है कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए बोर्स को न्यूक्लियस को फिक्स्ड मान लिया और इलेक्ट्रॉन को अराउंड रिवॉल्व हुए कंसीडर किया, लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस एक प्रोटॉन के मास के इलेक्ट्रॉन के लगभग 1836 टाइम्स गुना होता है। यानी प्रोटॉन का मास बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। प्रोटॉन का मास बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस भी थोड़ा मूव करेगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, ये तो हो गया एक्सप्लेन। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जैसे डायग्राम में आप भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और उनके बीच का एक सेंटर ऑफ मास होता है। इसलिए बोर्स थ्योरी में करेक्शन करना पड़ता है। देखिए डायग्राम में आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। उनके बीच का सेंटर ऑफ मास होता है। इसलिए बोर्स थ्योरी में करेक्शन देखिए क्या हुआ। अब हम मैथमेटिकली समझते हैं। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर होता है, यानी म्यू इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू 2π² m/k² z/e⁴/4/c⁻³ ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²।
यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन जब न्यूक्लियस मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास यूज़ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब न्यूक्लियस मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ नहीं होता, उसकी जगह रिड्यूस्ड मास यूज होता है, जो कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू m अपान m प्लस m, यानी कि स्मॉल m कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये होता है रिड्यूस्ड मास। वही हमने लिखा, ड्यू टू मोशन ऑफ न्यूक्लियस मास m इन इक्वेशन 1 इज रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास म्यू, यानी हम म्यू की जगह म्यू इक्वल्स टू m अपान m प्लस m इक्वेशन 1 में रख देंगे। तब हमें क्या प्राप्त होगा, म्यू इक्वल्स टू 1 अपान लेमडा 2 पाई स्क्वायर म्यू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 सी एच क्यूब, यानी m की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू। ठीक है, 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, तो म्यू डैश इक्वल्स टू 1 अपान लेमडा डैश इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, जहाँ r क्या है, रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल है। अब r की वैल्यू क्या है, 2 पाई स्क्वायर म्यू के स्क्वायर ई की पावर 4 अपान सी एच क्यूब, और हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल्स टू अगर 1 रख लें तो r 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, तो यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इक्वेशन में की जगह म्यू रिप्लेस करके हमने देख लिया कि हमें क्या प्राप्त हुआ, r इक्वल्स टू 1 अपान म्यू इक्वल्स टू 1 अपान लेमडा डैश इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपान 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान के कैलकुलेशन किया जाता है तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है, यानी कि जब न्यूक्लियस को रेस्ट में या स्टेशनरी मान के किया जाता है तो रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन यानी कि r की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट या कांस्टेंट वैल्यू की तरह आता है, और जब न्यूक्लियस को मोशन की कंसीडर किया जाता है तो रिड्यूस मास यूज़ होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट के एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस को मोशन की तरह ट्रीट किया जाता है तो रिड्यूस मास रिडबर्ग रिड्स कॉम्बिनेशन रिडबर्ग कांस्टेंट की एक्यूरेट वैल्यू यानी कि म्यू इक्वल्स टू m इक्वल्स टू m प्लस m अपान m प्लस m के एक्यूरेट वैल्यू मिलता है, इसलिए इसका करेक्शन और फाइनाइट न्यूक्लियर मास कहते हैं। इसीलिए हम देखिए स्टार्टिंग में ही इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन इन द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड करेक्शन ऑफ करेक्शन करना पड़ा फाइनाइट न्यूक्लियर मास में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसके एनर्जी लेवल थोड़ा चेंज होता है, इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस में स्लाइट शिफ्ट आता है। इसी इफ़ेक्ट को न्यूक्लियर मोशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं क्या है। तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कहने का नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसकी जो लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने सेंटर के अराउंड तो उसका 1836 टाइम्स गुना होता है फाइनाइट न्यूक्लियर मास के। तो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड आज हम क्या पढ़े हैं, पहला पॉइंट बोर थ्योरी की एक्यूरेसी बढ़ाना, इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस में अगर इसकी बात करें तो बोर थ्योरी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रिड्यूस्ड मास इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन लाइक एटम को स्पेक्ट्रल लाइंस एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है, इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की करेक्ट वैल्यू मिलती है, जो कि हमने लास्ट में रिडबर्ग कांस्टेंट की करेक्ट वैल्यू मिली। चौथा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ आ सकता है। एग्ज़ाम में अगर ये डेरिवेशन
आए तो स्टेप याद रखें। सबसे पहले बोर इक्वेशन लिखें जैसे मैंने लिखा, फिर न्यूक्लियस मोशन एक्सप्लेन करें, न्यूक्लियस मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू इक्वेशन लिखें जो कि हमने रेडबर्ग कांस्टेंट के डिफाइन करके लिखा। अगर आप इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। डायग्राम देखिए एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है, तो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करना ना भूलें, कोई भी थ्योरम हो या डेरिवेशन हो। तो बोर्स थ्योरी के न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना गया, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस भी मूव करता है। कहने का तात्पर्य इसका यही है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन के, कि बोर्स थ्योरी में न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान लिया गया था, रेस्ट में मान लिया गया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसका न्यूक्लियस भी मूव करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन मास की जगह रिड्यूस्ड मास, जो कि हमने म्यू इक्वल्स टू एम कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम यूज़ किया जाता है। इसी करेक्शन से स्पेक्ट्रल लाइन को एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का अगर हमारा सीरीज़ अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड ही होगा वो भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट ठोक के जाइए।